आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के 12:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सुशील द्विवेदी से अशोक गुप्ता की भेंटवार्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इलाहाबाद की प्रस्तुति है। कार्यक्रम सुनने वाले दोस्तों को अशोक कुमार गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, कल यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया आज के दौर में अनेकानेक पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रही है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के अनुसार इसका कारण घटती हुई जैव विविधता है। इसी क्रम में जैव विविधता से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय अलीगंज लखनऊ के जीव विज्ञान के प्रवक्ता सुशील द्विवेदी जी। द्विवेदी जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैव विविधता क्या है? देखिए, प्रकृति में जो लाखों प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम कुछ बातें करें, जैसे कि नन्ही चींटी से लेकर विशाल हाथी तक, या समुद्र में पाई जाने वाली काई, जैसे हम शैवाल एल्गी भी कहते हैं, से लेकर बड़े बड़े बरगद के पेड़ तक, जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, इनके आकार एवं प्रकार तथा संरचना में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। इसे हम जैव विविधता कहते हैं, अर्थात बायोडाइवर्सिटी। अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बायो, अर्थात ये बायोलॉजी से आया हुआ शब्द है, और दूसरा है डाइवर्सिटी। अब सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में किया था, और उनके अनुसार विविधता 3 प्रकार की होती है। एक विविधता कहलाती है आनुवांशिक विविधता, जिसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरी कहलाती प्रजातीय विविधता, जिसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। तथा तीसरी वाली जो विविधता कहलाती वो परितंत्र विविधता अर्थात इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहती है। अब ये जो 22 तारीख को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे मना रहे हैं, तो अगर हम देखें तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। हमें और आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों तरफ देखने की आवश्यकता है कि गिद्ध, या जैसे हम जटायु भी कहते हैं, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। मेढक की बहुत सारी प्रजातियां गायब हो गई हैं। तितलियों की कई प्रजातियां गायब हो गई हैं। सांपों की कई प्रजातियां गायब हो गई हैं। और हम और आप लोग जो बचपन से गौरैया को देखते आ रहे थे अपने आंगन में, वो भी अब हमारे आंगन में चू चू करते हुए नहीं दिखाई या सुनाई दे रही है। ऐसे ही भारतीय गिद्ध तो हो ही गया गायब। इसके अलावा ग्रेटर एडजंटेंट, लेसर एडजंटेंट, दो ऐसे विभिन्न प्रकार की बर्ड्स होती, नीलगिरी टहार एक होती है, एक स्नो ल्यूपार्ड बर्फीलिया तेंदुआ होता है, ये भी गायब हो गया है। इसके अलावा आप और हम सब लोगों ने देखा होगा, चीता भी हमसे दूर जा चुका है। तो ये ऐसे जैसे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि जो भारत में लगभग पूरी दुनिया का लगभग जो हम देखें एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 2.5% के आसपास हमारे देश में एरिया पाया जाता है। और लगभग हमारे देश में अगर बायोडाइवर्सिटी की सिचुएशन देखें तो लगभग 8% के आसपास की बायोडाइवर्सिटी है। और यह बायोडाइवर्सिटी भारत में अनूठी है, क्योंकि हमारे देश में लगभग इस बायोडाइवर्सिटी को सहेजने के लिए 104 अर्थात 104 नेशनल पार्क, 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 37 वेटलैंड जिन्हें हम सुपर मार्केट और बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व पाई जाती हैं, जो हमारी ये जैव विविधता है इसको सहेज के रखते हैं। अच्छा, जैव विविधता का मानव जीवन में क्या महत्व है? देखिए, जैसा कि आप हम सब लोग जानते हैं कि हमें और आपको अपने जीवन को चलाने के लिए रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ईंधन, औषधियां, इनकी आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता कहीं और से नहीं आती है, ये आवश्यकता हमारी जैव विविधता से प्राप्त होती है, बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बातें करें, जैसे हम अपने खाने में जैसे गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, उससे ही हम ले, जैसे हम टिटिका मेस्टिवम कहते
कहते हैं, धान जो चावल उपयोग करते हैं ओराइजा सैटाइवा, जौ ऑर्डियम वल्गेरे, मक्का जिया में, ज्वार सोरगम वल्गेरे, बाजरा पेनिसिटम टाइफाइडिस, रागी इलूशिन कॉर्काना, अरहर जो दाल हम खाते हैं केजनस केजन, चने की दाल फाइसर एरिएंटनम, मसूर की दाल लेंस कुलिनरिस, ये सारी दालें या अनाज हमारी जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, मैं और आप जो शर्ट पहने हैं, वो कपास हमें गौसाइटम हर्षुटम जैसे फसल से हमें प्राप्त होता है। जिन हम फर्नीचर पे बैठे हुए हैं या जो भी हमारे घरों में उपयोग होता है, वो टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान जो सुना होगा, साल सूर्य रोबस्टा या शीशम दलवर्जिया शिशु जैसी वृक्षों की प्रजातियों से प्राप्त होता है। और तो और हमारे गांव में जो लोग ईंधन के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जैसे बबूल हुआ, अकेसिया नाइलोटिका, सिरिस हुआ, एल्विजिया सफेद सिरिस भी होता है, एल्विजिया प्रोसेरा, ऐसी जामुन होता है जैसे साइजिजियम क्यूमिनियाई कहते हैं, खेसरी जो एक पेड़ होता है जो राजस्थान में विष्णुई समुदाय उसकी पूजा करता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ऐसे ही तमाम प्रकार के जो पौधे हैं जो हमारी ईंधन संबंधी जरूरतों को पूरी करते हैं और हमारे जिन आदिवासी भाई बहन हैं उनके जीवन का ये अटूट अंग है। जैसे जैव विविधता हुआ, कृषि पैदावार के साथ साथ जैसे हमारी जो एग्रीकल्चर में जो किसानों की जो पैदावार बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर ऐसी नई नई फसलों का इजाद करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। उनके लिए उन्हें नई नई जो बीमारियां पनप रही होती हैं, उनके लिए उन्हें नए नए जीन चाहिए होते हैं, जैसे रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले जीन या कीट रोधी फसलों को पैदा करने के लिए जीन भी उन्हें ढूंढने पड़ते हैं या नए अच्छे अच्छे गुणों वाली फसलों के जीन डालने पड़ते हैं। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताऊं, आप और हम सब लोग जो आज गेहूं खाते हैं वो हरित क्रांति से नॉर्मन बोरलॉग साहब जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक गेहूं की बोनी किस्म बनाई थी और ये बोनी किस्म बनाने के लिए उन्हें जापान में जो एक पाई जाता था नॉरिन 10 गेहूं, वो बोना किस्म का होता था, उसका जो जीन लेके इस प्रजाति का निर्माण किया गया था। जो हम लोग चावल खाते हैं जैसे धान या पैडी से प्राप्त होता है, उसकी बोनी किस्मों का विकास ताइवान में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की धान की प्रजाति है जिसे कहते हैं डीजियो जेन, वहां से उसका विकास किया गया। ऐसे ही जब 1970 की मैं एक बात कहूं, उस समय एक विषाणु से अर्थात वायरस से, देखिए जैसे अभी विषाणु से तमाम परेशानियां इंसान को ऐसी पौधों को हुई थी, तो वहां पर पूरी फसल नष्ट हो गई थी धान की जो शुरुआती अवस्था में पूरी दुनिया में। तब ग्रासी स्टंट नामक एक बीमारी फैल गई थी धान की फसल में। तब उस समय एशिया महाद्वीप में लगभग 1,60,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा फसल को नुकसान हुआ। उस बीमारी का इलाज करने के लिए देखा गया, जो मध्य भारत में एक जंगली धान की किस्म पाई जाती थी जिसका नाम था ओराइजा निभरा, उसके अंदर उसका रोग प्रतिरोधी जीन पाया गया और वैज्ञानिकों ने उसका उपयोग करके कई प्रकार की फसल बनाई। ऐसे ही आज जो हम एक प्रकार का चावल खाते हैं जिसे सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ IR 36 कहते हैं, ये विश्व प्रसिद्ध प्रजाति है जो कम पानी में उगती है। ये गुरुदेव एस खुश वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको बनाया था। तो ये भी अलग अलग प्रकार की जो नई नई उन्नतशील और रोग प्रतिरोधी वैरायटीज बनाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं से हमारी जैव विविधता से प्राप्त होती हैं। अब देखिए सवाल उठता है कि ये सब वैरायटी हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तमाम प्रकार की बीमारियां दूसरों के द्वारा और हमारे शरीर में भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के द्वारा हो जाती हैं। उन बीमारियों को भी सही करने का जो इलाज है वो बायोडाइवर्सिटी में है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, एक प्लांट होता है हमारे आपके घर में, सबके घरों में लगा रहता है, जिसे सदाबहार कहते हैं। वो कहीं नहीं उगाता है, सबके घरों में लग जाता है। ये इसे कैथरेंथस रोजियस कहते हैं। इससे एक विंड क्रिस्टिन और विंड ब्लास्टिंग नामक क्षार प्राप्त होते हैं। ये ल्यूकीमिया अर्थात ब्लड कैंसर में उपयोग होते हैं। ऐसे एक सर्पगंधा होता है जिसका नाम होता है राउवोल्विया सर्पेंटाइना, इसमें रिजर्पिन नामक महत्वपूर्ण एक क्षार पाया जाता है। इससे हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप का सही किया जाता है। एक गुगुल होता है कॉमीफेरा बिटाई, इससे प्राप्त गोंद का उपयोग गठिया या आर्थराइटिस के इलाज में किया जाता है। यदि आपने हम सबने सुना होगा सिनकोना एक पौधा होता है, उसकी छाल से हम लोग कुनेन प्राप्त करते हैं, उससे मलेरिया की प्रतिरोधी दवाएं बनाई जाती है। ऐसे ही एक और मलेरिया होता है जिसे मस्तिष्क ज्वर दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी, हमारे सीमेप और CSIR CDRI जो लखनऊ में स्थित है। इन्होंने एक आर्टिमिसिन नामक रसायन निकाल के और आर्टिमिसिया एनुआ पौधे से निकाला था और उसके द्वारा उन्होंने ऐसी दवा बनाई जो सेरेब्रल मलेरिया के उपचार में पूरी दुनिया में
उपयोग होती है, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। द्विवेदी जी, दुनिया में घटती जैव विविधता या क्षरण के क्या कारण है? देखिए, हम सब लोग बहुत ही लालची हो गए हैं। हम लोग अपने अपने घरों में कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और अपने आसपास के पूरे पर्यावरण को बर्बाद करने पर उतारे हुए हैं, जिसमें हम लोग तमाम प्रकार के जीव जंतु को, पेड़ पौधों के आवास को खत्म कर दे रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। उसके अलावा उनके आवास का हम विखंडन कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। हमने अपने हित के लिए पर्यावरण का इतना ज्यादा उपयोग किया, इतनी ज्यादा जहरीली गैस छोड़ी, इतना ज्यादा साउंड पॉल्यूशन क्रिएट किया कि तमाम प्रकार के जीव जंतु, पौधे सब बुरी तरह से प्रभावित हैं। हम लोग विदेशी में उनके पौधों को बिना किसी अच्छे अध्ययन के अपने देश में ले आए। उन पौधों ने आके हमारे देश की जो इंडिजिनस प्रजातियां हैं उनको नष्ट किया। ऐसे ही हम लोगों ने वन विनाश किया, बहुत ज्यादा हमने चराई करवाई, बहुत ज्यादा ग्रास को जानवरों से खत्म किया, चिड़ियाघर तथा शोध हेतु प्रजातियों का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया और इस प्रकार से हमने कहीं न कहीं से ऐसी स्थिति आज पैदा कर दी कि हमें और आपको आज इस दिन को मनाने के लिए बैठ के चिंतन करने की आवश्यकता हुई है। अच्छा द्विवेदी जी, एक प्रश्न उठता है कि जैव विविधता का संरक्षण हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं? जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए हमें और आपको, विशेषकर हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को, समाज को जागरूक होना पड़ेगा और वो कुछ मेथड अपनाने पड़ेंगे कि हम किस प्रकार से जैव विविधता को बचाएं, क्योंकि ये जैव विविधता हमारे आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे आपकी सारी जरूरतों को पूरा करती है। इसके लिए दो विधियां हैं। एक कहलाता है यथा स्थल संरक्षण, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक आवास तथा मानव द्वारा निर्मित परितंत्र अर्थात इकोसिस्टम में उसका हम संरक्षण किया जाता है। इसके लिए आपने नाम सुने होंगे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रकार से पूरे देश में तमाम प्रकार के जो हमने अभी शुरुआती आपके लेक्चर में बताए थे, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क बनाए गए। हमारे देश में सबसे बड़ा नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व, भारत का जो पहला जैव मंडल रिजर्व था, जिसकी 1986 में स्थापना की गई थी। ऐसे ही यूनेस्को ने भारत का सुंदरवन रिजर्व, मन्नार की खाड़ी रिजर्व तथा अगस्त्यमल जैव मंडल रिजर्व को विश्व जैव मंडल रिजर्व का भी दर्जा दिया है। वही स्थल संरक्षण, इसे एक सिटू कंजर्वेशन कहलाते हैं। इसमें प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए उसके प्राकृतिक आवास के बाहर, जैसे हम लोग क्या करें, बीज बैंक बना लें। जैसे हमारे लखनऊ में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अर्थात वानस्पतिक वाटिका बना लें, वहां पे तमाम प्रकार के पौधों का संवर्धन करें। जैसे ऊतक संवर्धन करें, टिश्यू कल्चर के द्वारा करें, या अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, तो इसकी विशेष भूमिका होती है। जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि जीन कोष सुना होगा, उसमें विशेषकर सीड को रखा जाता है, जैसे सीमेट में है जीन कोष, या और भी प्रयोगशालाओं में इस प्रकार की NBRI में भी है। तो यहाँ पर लगभग 34,000 से ज्यादा धान में फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का, जौ एवं जई, इस प्रकार की फसलों के बीजों को रखा जाता है और उसको बचा के फिर उसके द्वारा फिर भविष्य में अगर इस प्रकार के कोई भी फसलें खत्म हो जाती है तो फिर उन किसानों को और वैज्ञानिकों को भी ये प्रदान किए जाते हैं जो बीज इनके जो सुरक्षित रखे गए हैं। कार्यक्रम के अंत में कोरोना लॉकडाउन में जैव विविधता और पर्यावरण पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? जी, ये देखिए, वैसे तो देखिए कोरोना ने पूरी दुनिया को आतंकित कर दिया, लेकिन प्रगति के लिए जाने अनजाने कुछ भला भी कर दिया। ये हम और आप लोगों ने शायद सुबह जब जाग के अपने बाहर जैसे ही निकलते थे तो तमाम प्रकार की चिड़िया हमारे स्वागत करने के लिए तैयार रहती थी। तमाम प्रकार के छोटे छोटे कीड़े, जो मेरे छोटा सा गार्डन लगा है उसमें तमाम प्रकार की मैंने चिड़ियों को खुद उड़ते हुए देखा है। आप और हम लोगों ने समाचार के विभिन्न माध्यमों से सुना है कि लोगों ने जो हिमालय के आसपास रहते थे, चंडीगढ़ से उन्हें हिमालय जो पहाड़ भी दिखाई दिए हैं। क्या दुनिया में आपने और हमने सबने सुना है कि ऐसे जो तेंदुए या ऐसे जंगली जीव भी हमें और आपको दिखाई दिए हैं। तो ये कहाँ से संभव हुआ? ये कारण हुआ कि इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान सारी एक्टिविटीज चूंकि बंद कर दी गई थी, मानव की गतिविधियां बंद हो गई थी, उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रीज क्रिएट कर दी थी वो सारी बंद हो गई थी और धीरे धीरे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम AQI कहते थे उसमें बहुत अच्छा सुधर गया। तो ये जो हवा की गुणवत्ता सुधरी, साउंड पॉल्यूशन कम हुआ, मृदा पॉल्यूशन भी कम हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंसानी गतिविधियां खत्म हुई। तो देखिए प्रकृति फिर से जीवंत हो गई, प्रकृति
धरती फिर से लहलहा गई, चारों तरफ हमें सुंदर आवाजें सुनने को मिलने लगी और हमें एक बार पुनः ये एहसास हुआ कि जो वर्तमान बर्बादी के लिए हम और आप ही लोग जिम्मेवार हैं। और अगर हम और आप लोग जागृत हुए, हमारे बच्चे जागृत हुए, हमारी सोसाइटी अगर जागृत हुई, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस मनमोहक प्रकृति को अपने भले के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के भले के लिए, एक सुखी और समृद्ध जीवन के लिए पुनः जीवित कर सकते हैं। जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए।